अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 1 का 3-4 दिन की छुट्टी के बाद। भाई अंधेरा अंधेरा तो नहीं है उधर लग रहा आपको? मुझे क्यों लग रहा है? कुछ नहीं। अच्छा जी, आपको मैंने कहा था कि इसको आपने रीड करना है। मैं इनको गो थ्रू करता जाऊंगा पेजेस को, यहाँ तक के कोई मुझे काम की बात नज़र आती जाए तो मैं उसकी आपके साथ डिस्कशन करता चला जाऊँ। जी पहला पेज रीड ऑनली था सिर्फ, दूसरा पेज भी रीड ऑनली ही था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेबल के अंदर चीज़ें थी, मैंने कहा था बस वो जहन में रख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे उस पेज पे रोकिएगा, वरना मैं गो थ्रू करना चाहूँगा इस थ्योरी को। इतना ही बस, जितना आपने करना है उतना ही बस चीज़ों को निशान लगाता जाऊँ कि ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। पेज 849 पे कोई मसला है तो बताएं। उसके बाद फंड्स 3 तरह के थे। मैंने कहा था ये एग्जांपल्स आपने लाजमी पढ़नी है, हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है एंडोमेंट फंड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है और जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है। मुझे वो बच्चा हाथ खड़ा करके होता है जिसने सारी थ्योरी पढ़ी है जो मैंने कही थी, ताकि मैं उनको देख कर हाँ ना उनकी के ऊपर डिसाइड तो कर सकूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने पता नहीं पर्चों के बाद पढ़ना होगा। जब वो ये कह रहे हैं यार जो निशान लगाएंगे ना हमने तो वही पढ़ना है, बाकी हम क्यों पढ़ें। यस सर। जी बच्चों, इसमें वो मसला आया हो, बातें हमने की हुई हैं, सिर्फ अंग्रेज़ी उनकी एक बार पढ़नी थी, कोई मसला तो नहीं आया इसमें। बातें वही थी, पढ़ा आपने बेटा? 1 2 3, इधर से भी हाथ 4 5 6, चले। अब मैं इनको टारगेट रख के चलूँ जी, कोई मसला तो नहीं आया इन बातें वही थी जो हमने की हुई थी, अंग्रेज़ी में बस मारी हुई हैं उसकी, है ना। एग्जाम्पल्स हैं 3, मतलब एग्जाम्पल 1 में ABC, कोई मसला इसमें? वैसे इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी जो मैंने हाईलाइट करवा दी थी, याद रखना है, याद करना कुछ भी नहीं है। हाँ याद रखना है, फ़र्क है ना दोनों में। याद रखना है कि एंडोमेंट फंड क्या है। एंडोमेंट फंड के अंदर मैंने कहा था ये सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट को तो साइड पे कर दो ना। अब याद क्या रखना है, एन एंडोमेंट फंड रिपोर्ट्स द अक्यूमुलेशन ऑफ एंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एंडोमेंट फंड दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ आर रिकॉर्डेड एट इंटर फंड। बस आपको पता होना, इसकी अकाउंटिंग आती है, सिखा दिया आपको। एक बार यहाँ से पढ़ के देखा, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकली है कि जो हमें ना पता हो। तो हमें पता थी, इसका मतलब बस हमने ये पढ़ लिया। अब इसको याद नहीं करने बैठ जाना, खुदा के लिए ऐसे नुकसान करोगे, बाकी सारा कुछ भूल जाना है। फिर याद करने की तुक भी नहीं बनती, ज़रूरत भी नहीं। MCQ में भी आएगा, अभी MCQs आज करवाता हूँ इसके। MCQs में आप देखोगे, आपको MCQ पढ़ते पता लग जाएगा ये क्या बात हो रही है, आप उसका आंसर दे सकते हो। फिल इन द ब्लैंक में भी वो बात, वो नाम ही मिसिंग होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है, याद करने वाली। बाकी इसको पढ़ा, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। इसकी भी एग्जांपल्स थी फिर। अच्छा, इनकम्स ऑफ NPO, फी फॉर सर्विस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, और तीसरी चीज़ है मेंबरशिप फ़ी या सब्सक्रिप्शन फ़ी या लाइफ मेंबरशिप। ये 3 हो गई, मतलब ये टोटल बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट फंडिंग भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, 4 हो गई। इन्वेस्टमेंट इनकम, वो जो आपने एंडोमेंट से इन्वेस्टमेंट कमाई थी या कोई पैसे पड़े थे, और ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई आ गया, और फंड रेजिंग इवेंट। मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं है। तो ये 7 चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है जी, जो कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समेत पढ़ रखी हैं, ठीक है। बस इनको थोड़ा सा देख लेना है कि इनकम्स ऑफ NPO जो है सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली है, सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये इन स्टैंडर्ड्स ने 7 हिस्सों में तोड़ दिया इनको। सबसे पहले फ़ी फॉर सर्विस, नहीं इस तरतीब से ही चल लेते हैं ना। सबसे पहले फ़ी फॉर सर्विसेज, इनमें क्या आता है जी, कोई अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। वैसे सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप उसने अलग कर दिया है, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वैसे भी हो सकती है। और सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप ये भी है ना कि आपने सिर्फ मेंबरशिप रखनी है तो आपको इतने पैसे हर साल देने पड़ेंगे। और दूसरा ये होता है कि आप, और ये होता भी है एक्चुअली में, ऐसा होता है, आपने किसी क्लब की मेंबरशिप रखी हुई है, अब वो क्लब वाले आपको कहते हैं
कि आपने हर महीने के मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये सिर्फ इसलिए देने हैं कि आप हमारे मेंबर हैं। फिर आपने यहाँ पे जिम यूज़ किया है, जिम सर्विस के अलग से 1500 आपको महीने के हम चार्ज करेंगे। आपने स्विमिंग पूल यूज़ किया है जी, 3,000 इसका अलग से होगा। आपने स्क्वाश के लिए स्क्वाश खेलनी है, उसको यूज़ करना है जी, इसका आपसे हम 6,000 विद ट्रेनर लेंगे, हम ट्रेनर भी देंगे आपको साथ, वो आपके साथ खेलेगा भी, आपको सिखाए भी, 6,000 हम इसके अलग लेंगे। अब ये क्या है, एक है सब्सक्रिप्शन और दूसरा है जो सर्विसेज दी उनकी फ़ीस। तो एनपीओ किसी भी किस्म की सर्विसेज जो दे रही है उसके अगेंस्ट अगर वो फीस चार्ज कर रही है तो वो फ़ी फॉर सर्विस है, वो उसकी इनकम है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप के अंदर कवर्ड भी हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने अलग रखा हुआ है तो अलग ही कर लें, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीओ में चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग, ठीक है। वो अगर सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना यहाँ से को मकसूद है उनका, बेसिकली इसीलिए ही है कि जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकें, वो चार्ज भी करते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो बस ये क्या है, फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग, द फी इज यूजुअली लोअर देन commercial charges for same product or service. Example include healthcare NPO charges 100 only for each consultation visit by a patient, while commercial hospitals are charging 1,500 per visit, and educational NPO is charging a fee of 500 per month per student to provide affordable education in an underprivileged area, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पैसे वो लेते हैं थोड़े बहुत, जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एनपीओ ने जो सर्विसेज दी हैं, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप उसके अलावा है, मैंने इसे इसलिए आपको आज अलग कर दिया। सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। वो किस लिए है कि जी आप हमारे मेंबर हैं, मेंबरशिप फ़ी पे करें। जैसे आईकैप को हम लोग हर साल जो क्वालिफाइड लोग होते हैं हम मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं, तो हम अपने नाम के साथ ACA या FCA लगाते हैं। FCA हो जाए तो और ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, ज़्यादा फीस हो जाती है। नाम के साथ इस लिखने के क्या है, मेंबरशिप फ़ी है। अब इसके अगेंस्ट आईकैप ने मुझे क्या सर्विस दी है, मुझे कोई सर्विस नहीं दी, सिर्फ मेंबरशिप जो है वो रखने के लिए। और अगर आईकैप को सेमिनार करवाता है और मुझे उस पर वो कहते हैं कि आएँ, तो मैं जब उस पर जाऊँगा तो मुझे उसके लिए अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। अब वो आईकैप क्या कर रहा है, फ़ी फॉर सर्विसेज ले रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट हमसे फ़ीस ले रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है फ़ी फॉर सर्विस में और सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, इसलिए इसको अलग ही रखेंगे। तो फ़ी फॉर सर्विसेज है, ठीक है, नॉर्मली सब्सिडाइज्ड होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मली सब्सिडाइज्ड फीस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा बच्चों, बात वही है कि ये किस लिए ये सर्विस, ये हालांकि ये एनपीओ है, क्यों ये फीस चार्ज कर रहे हैं, ताकि ये अपने इन फंक्शंस को सपोर्ट कर सकें जो ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी इन्होंने बात की गालिबन कंट्रीब्यूशन या डोनेशन की, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। इसी के अंदर ही वो पैसे दे दें, मेरे ख्याल में इसी के अंदर ही रखना चाहिए था उसको, हाँ इसी के अंदर ही रखा हुआ है, सही है। और ठीक जी बच्चों, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में दे दें, या वो इन काइंड भी कर सकते हैं, और ठीक है ना। अगर इन काइंड हो तो आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने में, बाकी अगली अकाउंटिंग आपको पता है। अगर कंट्रीब्यूशन जनरल है तो उसकी एंट्री है कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम, डोनेशन इनकम, क्रेडिट। और अगर वो स्पेसिफिक है तो अगली लड़ाई पड़ेगी, ठीक है, कि वो किसके लिए है। अगर तो वो किसी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसको लायबिलिटी बनाएंगे और जिस मकसद के लिए है उसमें जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे उसको इनकम बनाते जाएंगे, ठीक है। या फिर वो किसी नॉन करंट एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग भी हमने सीख ली थी कि उसको लायबिलिटी बना के रख लो और बिल्डिंग बनाते रहो। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो CWIP से बिल्डिंग को निकाल के PPE में ले जाओ और उस बिल्डिंग को डेप्रीशिएट किए जाओ और उस लायबिलिटी को इनकम बनाते चले जाओ, ठीक है। अच्छा
अगर नॉन करंट एसेट मिले तो वो इन काइंड में आता है, उसके अंदर आप वो जो इन काइंड वाली चीज़ है, मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट मिला है आपको, आप एक हॉस्पिटल हैं, मैंने आपको कहा था, और आपको उन्होंने वेंटिलेटर ही किसी ने आके डोनेशन दे दिया, तो आप वेंटिलेटर की फेयर वैल्यू निकलवा के उसको डेबिट करेंगे, और अगली बात उसको जनरल है तो इनकम ही बना लें, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक है तो किसी के साथ जोड़ दिया चीज़ को, तो जैसे जैसे वो स्पेसिफिक खर्चा होता जाए वैसे वैसे इसको इनकम बनाते जाओ, ठीक है। लेकिन क्या है, इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू के ऊपर इसको डेबिट कर दो। अच्छा, मटेरियल दे गए थे, वो बिल्डिंग में लगाया था, उसकी एंट्री क्या की थी, फेयर वैल्यू के ऊपर वो मटेरियल डेबिट करना था, लेकिन मटेरियल डेबिट करके फिर उसको बिल्डिंग में ही लगाना था ना, तो CWIP डेबिट मटेरियल क्रेडिट इन्वेंट्री क्रेडिट करना था, तो हमने डायरेक्टली उसको बिल्डिंग में डाल दिया था। तो अगर इन काइंड को डोनेशन आता है तो आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी तफसील है आगे, देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ टेबल बना दूंगा मैं। फ़िलहाल मैं ज़रा आपको सिर्फ एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है। उसके बाद ये कहता है, अब इसके अंदर सारी बातें इसके अंदर ही उसने की हैं, वो मैं साथ ही पढ़ाता जाऊँगा, गुजरते जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जो उसने कही है वो है सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, मतलब एक जैसी है, बस इनकी थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग में फ़र्क है। लाइफ मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट हमने एक सवाल के अंदर देखा था, उसमें ये होता है कि आपसे जो पैसे आप मेंबर से पैसे ले लेते हैं तो उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देते हैं। अब सारी ज़िंदगी आपने उनसे मेंबरशिप फ़ी दोबारा नहीं लेनी, तो उसको आप फिर किसी एक ख़ास प्रोपोर्शन से हर साल इनकम बनाते हैं, पहले आप उसको लाइबिलिटी में रख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी अकाउंटिंग फ़र्क है, बाकी है ये वही मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी एक जैसी ही है, ठीक है। ये मैंने होमवर्क में इसलिए कहा था कि ये आसान है, इसको आपने देखना है। बहरहाल यहाँ से गुजरते हुए मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूँ अगर कोई सवाल आपका हुआ तो। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन फ़ी या मेंबरशिप फ़ी, और मेंबरशिप फ़ी या सब्सक्रिप्शन फ़ी लाइफ टाइम भी हो सकती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो वो उसी में ही कवर हो जाती है, ठीक है, सही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करके इनकम कमाते हैं, ये बोला इन्होंने, गवर्नमेंट फंडिंग, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने को पैसे दे दिए, गवर्नमेंट फंडिंग आ गई, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उससे आपको इनकम आ गई, वो चाहे एंडोमेंट वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप यूज़ कर रहे हैं, या आप अलग से भी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट से भी आपके पास सरप्लस में पैसे पड़े होते हैं ना, जनरल फंड के अंदर पड़े हुए हैं, तो आप कहते हो यार पैसा तो फारिग ही पड़ा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट करके उससे इनकम कमा लेते हैं, तो ये भी एक उनका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो गवर्नमेंट फंडिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, और फंड रेजिंग इवेंट हो गया। इसको ज़रा एक बार लिस्ट डाउन कर लें, फिर मैं वन बाय वन पढ़ाता जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि जहन के अंदर हो के यही है सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो कौन सा है जी नेक्स्ट, गवर्नमेंट की फंडिंग आ गई, फिर जनाब इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर जी कोई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक्टिविटी की इनकम, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर लेते हैं तो प्रॉफिट कमाना मकसूद नहीं है, मकसूद और मतलूब तो वही है कि आपकी जो जनरल काम जो है आपका एनपीओ का, वो उसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठे हो जाएं। और लास्ट क्या है जी, फंड रेजिंग इवेंट्स, ठीक है जी। ये 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनको वन बाय वन देखते चले जाते हैं हम, ठीक है। ठीक है जी। इसके अंदर अगर कोई सवाल के एतबार से देखें तो ज़्यादातर इन दो चीज़ों के अंदर थोड़ा मसला वो करता है, ठीक है, यानी डोनेशन स्पेसिफिक कर देगा, उसकी अकाउंटिंग करवा लेता है, या सब्सक्रिप्शन माशाल्लाह से आपने देखा ही था, हैवी एडजस्टमेंट इसी की आ रही होती है, ठीक है। तो ये 7 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो। फी फॉर सर्विस जैसे मैंने आपको बातों बातों में ही पढ़ा दिया, ये भी रीड ऑनली ही रखना है आपने, बस आपको पता होना चाहिए फ़ी फॉर सर्विस है तो वो इनकम बननी है, ठीक है। तो एनपीओ मे चार्ज फी फॉर देयर सर्विस इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग, द फीस, ये मैंने पढ़ा दिया, यूजुअली लोअर देन कमर्शियल चार्जेस ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जांपल्स में वो कहता है कि अगर कोई हॉस्पिटल आपने रफाही तौर पे बनाया हुआ है, ठीक है, आपने कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल जैसे बने होते हैं, तो आप 100 रुपये पेशेंट से लेते हैं, जबकि बाहर निकल कर किसी कंसल्टेंट से चेक करवाएं तो वो वही वाला काम 1500 में कर रहे हैं, ठीक है। एक एजुकेशनल ट्रस्ट है
वो बच्चों से 500 पर मंथ फीस ले रहा है, किसी ऐसे इलाके के अंदर जाकर वो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, ताकि वहाँ पे सपोर्ट दी जा सके, तो चार्ज कर सकते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट, लेकिन होती नॉमिनल अमाउंट है, उससे अपने आप को सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाना मकसूद इनका नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ जो है वो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन है। रीड ऑनली रखना है, अकाउंटिंग इसकी आपको आती है। कंट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, अदर एनपीओज, कहीं से भी आ सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीवेबल दैट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग। तो कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ वही नहीं है जो रिसीव हो गया, रिसीवेबल भी अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए तो उसे रिकॉर्ड कर लें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो आगे देखते हैं। वो कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अ कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर का मतलब समझा दें मुझे। तो फिर फी फॉर सर्विस के अगेंस्ट, फी फॉर सर्विस और इसका क्या मतलब मुकाबला क्या है, फर्क क्या है? हाँ जी, वो रेसिप्रोकल ट्रांसफर होती है। फी फॉर सर्विस है, सर्विस देते हैं, फी मिलती है, जबकि डोनेशन या कंट्रीब्यूशन में क्या है, अब देने वाला, पैसे देने वाला बदले में कोई सर्विस नहीं मांग रहा। ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर है टू एन एनपीओ फॉर कैश या अदर एसेट, और अ नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इट्स लायबिलिटी। मैंने ये कहा था ना कि आपके किसी लायबिलिटी को भी सेटल कर देता है कोई आकर, ठीक है, इवन माफ़ भी कर देता है कोई, किसी ने लोन आपसे लेना था वापस, उसने कहा जी छोड़ दो, तो ये भी क्या है, उसकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन ही, बदले में कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ, ठीक है, कैश हो या अदर एसेट हो या सेटलमेंट या कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज हो होनी क्या चाहिए, नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, जो कि एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है। एक्सप्लिसिट कौन सी होंगी जी? नहीं, एक्सटर्नल या इंटरनल, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और इम्प्लिसिट क्या होगी जी? मैंने कहा जरा मुझे तो बता दो ना, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो। तो एक्सप्लिसिट, एक्सटर्नल या इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है ऑन कंट्रीब्यूशन, मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज। कहता है जी जो कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन, उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो एक्सटर्नली ही इम्पोज हो सकती है। मे के साथ उसने कहा, लेकिन एक्सटर्नली ही हो सकती है, वैसे है भी ऐसे ही। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन तो कंट्रीब्यूशन पे होती ही नहीं है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे जनरल वाले जो अनरिस्ट्रिक्टेड थे कंट्रीब्यूशंस और सब कुछ, जो 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 वहाँ सरप्लस से होकर जनरल फंड में आया पड़ा है, उसके बारे में हम कहते थे कि जी इसमें से इतना वो यंग टैलेंट वाले में फेंकते जाओ, या पता नहीं फ्रेंचाइज वाले में फेंक रहे थे, इंटरनल को बनाया था ना, एंडोमेंट में भी डाल रहे थे, तो वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगती भी किस पे है? जनरल फंड में जो चीज़ें पड़ी थी उससे हम इंटर फंड ट्रांसफ़र करते हैं। बाहर से आने वाले पैसे पे एक्सटर्नली ही रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, हम खुद से नहीं लगा सकते कि किसी का पैसा आया हम उसको, वो जनरल फंड में जाएगा, वहाँ से फिर आप बेशक अप्रोप्रिएशन करते रहें, ठीक है। Restriction on contribution may only be externally imposed, however subsequently का मतलब क्या है? हाँ, subsequently का मतलब ये है कि पहले वो पैसे आए, डोनेशन इनकम आपने बनाई, सरप्लस बना, वहाँ जनरल फंड में गया, सब्सिक्वेंटली आप इंटरनली उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, हमने देखा था। तो अकाउंटिंग सारी हमने पढ़ ली हुई है, मैंने इसलिए अर्ज़ किया था कि इसको खुदा के लिए पढ़ के आ जाए, ठीक है, ताकि इसमें काम की चीज़ें पढ़ा दूँ और बाकी मैं आगे गुजार दूँ। जब हम अभी जब हम करेंगे इंशाल्लाह इसके MCQs, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ यार सारा कुछ तो आता ही है हमें, ठीक है जी। तो बस इसको इतना ही याद रखना है, ठीक है। हाउएवर सब्सीक्वेंटली इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड इन अ फॉर्मल मैनर, लेकिन उसके लिए मैंने कहा था आपको कि इसके लिए, और वो सवाल में भी लिखा हुआ था, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन पास किया है, होना फॉर्मल मैनर चाहिए, ठीक है, ओके डन। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन अगेन रीड ऑनली ही है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्शन लगी हो। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन कहता है रिस्ट्रिक्शन को, दैट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच कंट्रीब्यूटेड एसेट इज टू बी यूज। और एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है?
इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इस असल एसिड को नहीं छेड़ने देते हो। यहाँ पे वो एसिड को कहते हैं यूज कर लो लेकिन फलां काम के लिए, यहाँ पे कहते हैं जो एसिड, एसिड मतलब कैश, कैश भी तो एसिड ही है, कैश देकर कहते हैं यहाँ यूज करो। और एंडोमेंट में कहते हैं कैश पकड़ो, इसको नहीं यूज करना, इसको सिर्फ रखो, कीप इट, इसको इन्वेस्ट करो, इससे इनकम आए, उसको भी कुछ इधर रख के बाकी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो एन एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइंग दैट द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन्ड परमानेंटली ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। वो मतलब अमाउंट उसकी ज़ाहिर है चेंज होती रहेगी, उसमें तो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन असल चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। और अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं इन अ कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन दैट इज नाइदर रिस्ट्रिक्टेड नॉर एंडोमेंट, मतलब जिधर मर्जी करो। इसको भी रीड ऑनली इसलिए किया, देखो अब इसको पढ़ने के बाद क्या याद करने बैठ जाएंगे, पागल नहीं है हम, पता है हमें, हमसे वो रिप्रोडक्शन नहीं मांग, मांग भी लेगा तो यार इक्का दुक्का जुमला तो लिख ही लोगे, वैसे रिप्रोडक्शन होती नहीं है इस तरह से कि डिफाइन फलां कंट्रीब्यूशन, अगर कह दे 1-2 नंबर के लिए तो इतना आपको पता है, आप उसके लिए लिख लोगे। खाम खाम में वो जो है ना एक हार्डवर्क नहीं है, ये तो ये डंकी वर्क होगा, इसको याद करने बैठ जाए, ठीक है ना, बस ठीक है, आपको पता है याद रखना है, याद करना नहीं है। मैं बार बार ये अल्फाज बोलता हूं मैं, ठीक है। तो बस रीड ऑनली इसके साथ लिख दिया मैंने, ये भी रीड ऑनली लिखा हुआ है, रीड ऑनली लिखा हुआ है, बस पढ़ते हुए आपने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, गुजरते हुए सिर्फ इसको एक नज़र डाल दी, अच्छा ये पढ़ा हुआ इसके अंदर। एग्जाम्पल्स में कोई मसला हुआ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, अगर है तो किसी एक आदमी में शायद हो, वो मुझसे पूछ लो, पूछो जी किसने की है एग्जाम्पल्स। जी बेटा को मसला आया था इनमें, मुझे लगता है इनमें एक में था, ठहरो, हाँ मुझे लग रहा है, एक मिनट। अच्छा जी, इसमें उसने कहा था टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन कौन से हैं बताओ, तो क्विकली पढ़ ही लेते हैं। इसमें एक में मसला था, मुझे लगता है वो डी है, कोई और ही ना हो, इसलिए मुझे क्योंकि शक है, अब आप लोगों ने तो कह दिया कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसमें से किसी एक में है। A healthcare NPO receive 10 million from wealthy अमीर आदमी subject to condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of a hospital in a specific village. Specific है, restricted कह लें। A healthcare NPO receive 25 million from a wealthy individual in the year X2. The sole purpose is of the amount is to support NPO's general operations in the year X4 and 5. बेटा जनरल नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। वो कह रहा है कि बेशक जनरल ऑपरेशंस को करो, लेकिन कब, पैसे दे रहा है 2002 में और कह रहा है 4 और 5 में, तो लग गई ना रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन तो है ये, ठीक है। इसी में आंसर देखते ना नजर है, रिस्ट्रिक्टेड ही है ना, सर रिस्ट्रिक्टेड बोला आपने, मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं सर नहीं उन्होंने कुछ और किया, तरा ना कटा करो मेरा आंसर देखते ना। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दिस लैंड शेल ओनली बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन टू बी रन बाय द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लॉट, ये भी रिस्ट्रिक्टेड ही है। An educational NPO receives a plot of land from Mr. Jamal subject to condition that this land is or sale proceed of this disposal shall only be used to achieve general objective of NPO the fair value of, ये नहीं है restricted। वो कह रहा है ये पकड़ो प्लॉट, इसको या इसको बेच के इससे पैसों को आप जनरल, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, जाहिर ही बात है अपना घर थोड़ी डालना था उस पर, एनपीओ के अंदर इस्तेमाल कर लो या बेच के उसके पैसे एनपीओ में इस्तेमाल करना, जो काम करते हो वही करो, तो ये तो जनरल है, क्या ख्याल है, समझ रहे हो। हाँ भाई ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसने कहा कि जनरल ऑब्जेक्टिव में यूज करना जनरल में यूज करना है हमने, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड। एन एजुकेशन विल बी रिसीव 50 फ्रॉम एन एलुमनाई डोनर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान, एनपीओ कैन नॉट यूज द, वो पहले ही पता लग गया आप लोगों को, ये कौन सा है, एंडोमेंट, रोकना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि आपको पता हो, जो कि आपको पता है, क्योंकि हमने पहले कार्रवाई डाली है सवालों वाली, ठीक है ना। मेहताब वाले सवाल के अंदर वो किधर गया मेरा दोस्त तलहा, आज मेरे ख्याल में घर को पहुंचा होगा, आज बैठा देख रहा होगा लेक्चर है, तो तलहा जो है उसने 50 बैग सीमेंट के दिए थे हमारी एनपीओ में कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैंने कहा था कि ये मटीरियल असल में तो होता ऐसे है, मटीरियल इन्वेंट्री डेबिट और बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बल्कि डेफर्ड, क्या लिखा था, नहीं लिखा क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि फंड लिखूँ ना तो आप उधर ले जाएंगे, इसको फंड नहीं कहते हैं, इसको लायबिलिटी कहते हैं ना, मैंने फंड में तो नहीं डाला था ना इसको, क्या अल्फाज लिखे थे जरा वही, डेफर्ड
डेफर्ड बिल्डिंग डोनेशन कर लो, ये भी ठीक है, फंड ना करो, डेफर्ड बिल्डिंग डोनेशन। अब ये मिसाल के तौर पे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है यार, ये लो यार, अब माफ़ी दे दो, अब लिख जो दिया था, ये फॉर बिल्डिंग है, ठीक है ना जी। तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होगी, कैश नहीं आया, ये मटेरियल इन्वेंट्री है हमारी, जो हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे स्टोर में, उसमें साथ ही ईंटें पड़ी हैं, रेत पड़ी है, सीमेंट भी उधर रख दिया, सरिया पड़ा है, सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारा मटेरियल है। इसमें से जो मटेरियल निकल के हमारी बिल्डिंग में लगेगा, अब उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मैंने ये कहा था कि सवाल में चूंकि हमारे पास जो मटेरियल आया था वो सारे का सारा लग गया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए इसको डेबिट और इसको क्रेडिट करो ही ना, डायरेक्ट ही मैंने ये एंट्री करवा दी थी कि CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट करके बिल्डिंग फंड को क्रेडिट कर दो, या जो भी था डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि जब आपने मटेरियल मिल जाए डोनेशन के तौर पे आपको, तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। यानी आपको कोई भी इन काइंड कंट्रीब्यूशन मिला है तो उसको आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, वो कहता है अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड सर्विस, सर्विस भी हो सकती है, हाँ, मतलब मैं किसी NPO में जाके, ये आप अक्सर देखते होंगे डॉक्टर्स जो हैं वो किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में भी थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए चले जाते हैं शाम को, अब वहाँ पे जाकर वो क्या करते होंगे, वो अपनी सर्विस दे देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लेते, कहते हैं यार मेरे पास पैसे तो नहीं है आप कंट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन आपके जो पैसे कहीं लगने में वो बचा लेता हूँ, मैं 1 घंटा आपके हॉस्पिटल को दे दिया करूँगा, मैं 1 घंटा आपके हॉस्पिटल को दे दिया करूँगा। मुझे को मदरसे वाले कह दें कि जी हमने वो जो साथ अकाउंटिंग भी पढ़ानी है उसको हमें ज़रूरत है एक उस्ताद की, तो उस्ताद जो यहाँ पे पैसे काफ़ी लेते हैं, तो आप भी कुछ हिस्सा कार खैर में डालें, मैं कहूँगा यार मैं खुद ही आ जाया करूँगा शाम को, मदरसे के बच्चों को मैं अकाउंटिंग पढ़ा जाया करूँगा। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्या कह रहे हैं, तुसी नहीं पढ़ा सकते अरबी में हाजा बाजा। A contribution of material and service would be measured at fair value only when fair value can be measured reliably, or material and service are used in normal course of NPO's operation and would otherwise have been purchased। कहता है कि जी आपने मटेरियल या सर्विस को अगर कंट्रीब्यूशन के तौर पे, किसी ने डोनेशन के तौर पे आपको पैसे नहीं दिए, मटेरियल ला दिया, एक मजदूर है, मजदूर आदमी था, उसने कहा कि यार मस्जिद बन रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि दूं, मेरे पास मटेरियल भी नहीं है कि दूं, मजदूर तो हूँ ना, मैं जाके मजदूरी कर देता हूँ, तो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको मटेरियल या सर्विस एज अ कंट्रीब्यूशन मिला है तो उसको किस पे रिकॉर्ड करना है, आपने मेजर करना है उसको फेयर वैल्यू पे, लेकिन कब, जब, याद रखने वाली बात ऊपर वाली है, ठीक है ना, बस इधर, बाकी तो ऐसे ही है, वो बात तफसीलें हैं फिर, ठीक है। व्हेन फेयर वैल्यू कैन रिलायबली कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड और मटेरियल एंड सर्विस आर यूज्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ NPO's ऑपरेशंस, वो यूज भी हुए हैं, एंड वुड हैव अदरवाइज बीन परचेज, ये नहीं कि अब वो कोई जो मतलब फूल पत्तियां थी हम वैसे लगाते ही ना, तो ये आ गया तो हमने कहा चलो लगा दें, एक बात वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल बहुत डीप डाउन चली जाती है बात, सादा बात, अगर मटेरियल या सर्विस आपको मिले तो उसको आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब आगे वो ये कह रहा था, इसमें मैंने कहा था रीड ओनली कर लेना, कितने बच्चों ने रीड ओनली किया था, किस किसने किया था, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, मुझे बताएं कि इसमें से क्या निकला था, इस पैरा में से कोई बता दे। नहीं नहीं, कुछ तो कोई बात तो लिखी हुई थी ना बेटा, क्या लिखा हुआ था इसमें, क्या लिखा हुआ था, बता दे जी कोई बच्चा, गलत सलत सही कुछ नहीं होता, बता दे, मैं दे पढ़ना। वो बेसिकली ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विसेज जो है ना, सर्विसेज उनकी वैल्यू निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे NPO जो है वो मतलब अलखिदमत फाउंडेशन थी, ठीक है, और कहीं जदगान की मदद के लिए गए तो हम सारी क्लास ने प्रोग्राम बनाया और हम भी साथ ही चले गए, अब हमने वॉलंटियर किया है ख़ुद को, वहाँ जाके हमने सर्विसेज दे दी, ठीक है। अब ये वॉलंटियर्स, हम जो वॉलंटियर्स थे, हमने जो वहाँ पे जाकर खिदमत सर अंजाम दी हैं, उसकी कीमत तो भी अल्लाह ही लगाएंगे, ठीक है, बंदे तो नहीं लगा सकते, एक बात कर रहा हूँ ना, हमने तो कोई कीमत भी नहीं ली। तो कभी कभी कहता है मुश्किल हो जाती है सर्विसेज जो डोनेट की जाती है ना, कंट्रीब्यूट की जाती है, उनकी वैल्यू निकालना। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी बात लिखी थी, कहता है ऑफन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉर्मली गुड्स वाला नहीं, सर्विसेज वाला ऐसा होता है
कह रहा है कभी अक्सर ऐसा होता है कि ये रिकॉर्ड ही नहीं होते। हमने कहा क्या मतलब, डोनेशन और रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैसे? कहने लगा बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड वैल्यूएशन डिफिकल्टीज। हमने कहा यार समझाओ ना। कहता है फॉर एग्जाम्पल इट मे बी इम्प्रैक्टिकेबल टू रिकॉर्ड रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विसेज वेयर एनपीओ डिपेंड्स हैवीली ऑन यूज ऑफ वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब क्या बताया एनपीओ के जी इनकी कितनी वैल्यू है, कितना डोनेशन मिला, डेबिट तो कैश हुआ नहीं, ठीक है, कुछ एक्सपेंस ही डेबिट किया हमने, लेकिन कैश की बजाय वो डोनेशन क्रेडिट कर दिया उनका, मतलब हमने उनको सर्विस दे दी ना। तो कहता है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जैसे एनपीओ हैवीली रिलाई कर रही है वॉलंटियर्स पे, तो क्या वैल्यू लगा सकती है उनकी। वैसे तो वो कहीं से मजदूर लेके जाते तो एंट्री करते एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश अब हमने दिया नहीं, हम तो वैसे ही चले गए, तो ये उनकी हमने क्या बना दी, डोनेशन इनकम। लेकिन कितनी अमाउंट पर ये एक्सपेंस बुक करें, वो कहता है यही तो पता नहीं लग रहा, इसलिए अक्सर इनको रिकॉर्ड नहीं भी किया जाता। बस ठीक है यार, आगे अल्लाह के लिए आए हो, अल्लाह से अजर ले लेना, हम तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ऑडिटर आएगा तो हम कहेंगे भाईजान अब आप कर लें, फिर आप कर लें, फिर लगा लें आप एस्टीमेट। नहीं लग सकता, मुश्किल हो रही है, तभी तो नहीं निकाल के लगाया हुआ हमने, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता जिसमें वहाँ पे नॉर्मल रूटीन में मजदूर 1000 रुपये मजदूरी लेता है, 5 बंदे गए हुए थे, तो हम कहते हैं यार चलो 5000 इसका डाल दो इधर। तो जब हो जाएगा पॉसिबल तो रिकॉर्ड कर लेंगे। नॉर्मली हो नहीं सकता पॉसिबल, वॉलंटियर्स जाकर जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, फिर वैसा काम कर रहा है वॉलंटियर या नहीं कर रहा, बहुत अच्छा भी कर जाता है। हो सकता है कि वहाँ पर जाके कोई हिसाब किताब का काम हो और भाई बहुत अच्छा कर ले वहाँ पे जाके। अब वहाँ पर जो रूटीन के अंदर कोई बंदा मिलना था उनको, शायद वो 1000 रुपये के अंदर जो काम करके ऐसा काम नहीं करना था जो 5000 के अंदर भी ऐसा काम वो ना करवा सकते, उन्होंने मुफ्त में करवा लिया। अब रूटीन में वो 1000 में करवाते हैं, अब क्या वैल्यू लगाएं इसकी खिदमात की, ठीक है ना। तो एतराफ़ करते हैं, बहरहाल हम यही कहेंगे ना हम जाते हुए, भाई आपकी खिदमात का हम बड़ा एतराफ़ करते हैं, ठीक है, एतराफ़ करके भेज देंगे, रिकॉर्ड क्या करें। Where contributed material service meet the criteria for fair value measurement, recording their value would provide useful information, ठीक है ना। तो ये बस रीड ओनली था once, ओके। वो कहता है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, बस मतलब की बात इतनी सी थी, ठीक है। कब, ये इसलिए बोला कि हर बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट साथ लगाया, लेकिन है रीड ओनली, ये भी रीड ओनली, याद नहीं रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीड ओनली का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि जब फेयर वैल्यू रीजनेबली मेजर हो सके और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एनपीओ के ऑपरेशन में यूज़ हो, और अगर ना होता ये तो हमें खरीदना पड़ता। ये क्राइटेरिया इसने बताया किसके लिए है कि आप कंट्रीब्यूटेड मटेरियल को या सर्विस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो फेयर वैल्यू पे, ठीक है ना। बाकी रीड ऑनली था, ये सिर्फ आपको मैंने बताया कि कभी पढ़ो तो ये ना हो कि यार ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल एंड सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रीड ऑनली, ये वो हमारी मेहताब वाली एग्जांपल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है, बस बता रहा हूँ कि ये वो काम है, ये वो काम। और वैसे भी अगर आप खुदा ना खास्ता पढ़ाते, बादल ना खास्ता, तो आपको पता होता कि ऐसे कोई मसला है नहीं, बाकी बच्चे कॉन्फिडेंट बैठे हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल एंड सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड कैपिटल एसेट्स वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, वही वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल या सर्विसेज जो कि किसी कैपिटल एसेट की डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं, उनको आपने एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज जब करना है तो फेयर वैल्यू पे करना है। मिसाल के तौर पे CWIP ऑफ बिल्डिंग में क्या डेबिट करें जी, वो जी 100 रुपये, कितना 50 रुपये के उसने सीमेंट भेजा था, और मैं और मेरा दोस्त, एक ये भी और 4-5 लोग मिलकर हम चले गए थे। हमने कहा था चलो इस मस्जिद की तामीर में मैं ईंटें उठा देता हूँ, ये रेत इकट्ठी कर रहा है, वो मिसाला उठा के ला रहा है, हमने भी अपना एक दिहाड़ी लगा दी उधर। अब हमारी दिहाड़ी की, इस रूटीन की दिहाड़ी की फेयर वैल्यू मौजूद है कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मजदूर हैं, तो मिसाल के तौर पे हमारा भी 5 रुपये का हिस्सा इसमें पड़ गया, तो वो कहता है 55 रुपये पे इसको रिकॉर्ड कर लो, और ये क्या है, डोनेशन है या कॉन्ट्रीब्यूशन, जौन सा वाला भी है उसको रिकॉर्ड कर लेना, बस यही बात लिखी हुई थी, ठीक है। लेकिन अगेन बस रीड करना है आपने, ओके। और सही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आसान करें बात को। ये बात पढ़ ली ना आपने एक बार, ठीक है, बात पढ़ ली ना आपने, अब याद सिर्फ ये रखना है, पहला पैरा, उसके बाद बस इसको छोड़ो। पढ़ लिया एक बार, मैंने आपको पढ़ा दिया, जिन्होंने एक बार मेरे साथ पढ़ लिया बस काफ़ी है। बात इंपॉर्टेंट थी लेकिन याद रख लिया आपने, ओके। जरा थोड़ा करें ना, अब मैं सोच रहा हूँ जरा कम करें इसको, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल और सर्विस को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जब फेयर वैल्यू रीजनेबल मेजर हो सके, और ये अदरवाइज हमें खरीदना पड़ता, दैट्स ऑल। अगली बात आपको पता है, मुश्किल होता है, अच्छा जी पता है आपको होता है, फिर जो कंट्रीब्यूटेड मटेरियल उसको फेयर वैल्यू पे करना है, हाँ वही तो ऊपर बोला था आपने, फिर दोबारा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो था कंट्रीब्यूशन रिसीव हो जाना,
ठीक है, ये क्या था जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव हो गया पैसों की फॉर्म में, फिर उसने कहा कंट्रीब्यूशन रिसीव हो गया लेकिन इन काइंड, ये कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ लेकिन इन काइंड, और यहां पे कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ बल्कि रिसीवेबल है। अगर रिसीवेबल भी है तो आपने कब रिकॉर्ड करना है, ये वो होता है ऐलान है। हमारे एनुअल फंक्शन पे एक बंदा आया और आकर उसने कहा कि मैं जी आपकी एनपीओ को इतने पैसे दूंगा, रिकॉर्ड कर लें। अब यही बताएगा ये स्टैंडर्ड कब, ठीक है। इनको प्लेज, बिक्वेस्ट, इस तरह की चीज़ों के नाम है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पढ़ाता हूँ यहाँ से, ठीक है। पढ़ो पहले, अब सिर्फ ये वाला पढ़ के ना फिर कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, जुम्मा 1:30 बजे वाला पढ़ना है ना, 1:10 वाला तो नहीं ना पढ़ना, ठीक है। तो फिर 1:30 बजे तक क्लास करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि ये गो थ्रू हो जाए तो इसके एमसीक्यूज पे चले जाए। हाँ, तो 1:30 पे वुज़ू शुरू करेंगे जाके तो ही ना, ठीक है। 2 बजे, 2:15 बजे फिर रिवाइव करेंगे क्लास, 4:15 तक असर पढ़ेंगे। फिर अगर आपका ज़ौक़ हुआ इंशाल्लाह होगा मगरिब तक आज पढ़ लेंगे, जितना हो जाए उतना अच्छा है। कल भी बुलाना है, लेकिन कल FAR 2 वाले भी है ना। अगर सिर्फ आप होते ना, सुकून से सुबह 7 बजे बुलाता, शाम 7 बजे तक आपको सुकून से हैं, उनको सुबह 7 बजे बुलाया हुआ, आपको इसी टाइम पे बुलाऊंगा दोबारा, इसी टाइम पे 12:15 बजे, ठीक है ना। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो परसों भी करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। उम्मीद तो है कल ही फटक जाना है। अगर ये कर गए तो कुछ भी नहीं है, बस ये मैंने MCQs करवाने हैं, मेरा दिल था आज MCQs हो जाए। असल मसला ये नहीं, असल मसला है उस टाइम का जो मिल नहीं रहा है। तो जब मैंने ये करवा लेना है, अब कल FAR 2 वाले को नहीं, मुझे ख्याल ना यार ये भी होना चाहिए था छोटा मोटा, तो फिर मैं किसी एक दिन बाद में बुला सकता हूँ। मैं आखिरी दिन कहूँगा, बुलाऊँगा नहीं, ऑनलाइन कर लूँगा कि यार कोई घंटे 1.5 के लिए किसी वक्त मुझे बुलाना पड़ जाए, फ़लाँ चीज़ में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी तो वो पूरी कर लें, विटामिन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, हैं जी। contribution receivable, contributions include contribution receivable that meet the criteria। contribution कहता है contribution receivable भी हो सकता है जो क्राइटेरिया मीट करे ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? अ contribution receivable should be recorded as an asset when it meets the following criteria। ये बात काम की है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ऊपर वाली ऐसी फजूल में एक लाइन थी क्या, द अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी मेजर्ड, एस्टिमेटेड, रिलायबली, रीजनेबली, ठीक है। और दूसरी बात साथ क्या कह रहे हैं, एंड ये दोनों शर्तें होनी चाहिए कि अमाउंट जो है वो रीजनेबली एस्टिमेट हो सके। मैं जी आपको बड़ा डोनेशन दूंगा, बड़ा डोनेशन दूंगा, बड़ा डोनेशन दूंगा, इतना डोनेशन दूंगा मैं आपको। भाईजान बड़ा बताओ कुछ, कैसे रिकॉर्ड करें? बड़े दावे करे गए हैं आप, बड़ा डोनेशन क्या मतलब यार, कोई फिगर नहीं हो सकती तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा है मैं आपको 5 लाख का डोनेशन दूंगा और साथ ही आपको पता भी है कि वो दे देगा, ये नहीं कि अभी पिछले टूर्नामेंट पे भी भाईजान ने मानक हुसैन ने कहा था जी 25,000 के नाम का ऐलान हो गया। पिछले टूर्नामेंट वाले महीना हो गया, बेचारे लड़के जाते हैं, होता है ना हमारे गांव वगैरह में टूर्नामेंट जो होते हैं ना क्रिकेट के, उस पर मानक हुसैन को बुलाया जाता है जो फिर कोई इनाम देता है इंतज़ामिया को, हैं तो उनसे खर्चा निकल आता है बेचारों का। तो अब इनको पता है कि ये मैं मानक हुसैन पिछले टूर्नामेंट वालों ने बुलाया था, इसलिए कहा था 25,000 का इनाम दूंगा। अभी महीना गुजर गया, बेचारे रोज जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी चौधरी साहब किधर गए, कभी कहते हैं मलक साहब उधर गए हुए हैं, ठीक है जी। तो पैसे बेचारों को नहीं मिल रहे। तो अगर आपके भी एनुअल डे के ऊपर किसी ऐसे बंदे ने ऐलान कर दिया है कि मैं आपको 5 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा, तो आप अभी रिकॉर्ड ना करें, ठीक है ना, तो मिनिस्टर्स की तरह। तो क्या है जी, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को कब रिकॉर्ड करना है, जब रीजनेबल एस्टीमेट उसका लग सके और एश्योरेंस भी हो के वो आ जाएगा, ठीक है। ये याद करने वाली बात है। एज एन एसेट इफ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन रीजनेबली एस्टिमेटेड एंड अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर्ड, ठीक है। इन पर्टिकुलर रिकग्निशन ऑफ प्लेज एंड बिक्वेस्ट शैल बी रिकॉर्डेड एज फॉलोज। प्लेज क्या होता है जी, प्लेज क्या, ये ऊपर जनरल बात थी, ये सारी ये जनरल बात उसने कर दी रिसीवेबल के बारे में। अब नीचे उसने प्लेज बिक्वेस्ट को थोड़ा सा समझाया है, ठीक है ना। ये प्लेज ही होता है, प्लेज क्या होता है, वादे को कहते हैं। हाँ, उर्फ़े आम में तो ऐसे ही है वो ज़रा। इन पर्टिकुलर रिकग्निशन रिकॉर्डिंग ऑफ प्लेज एंड बिक्वेस्ट शैल बी रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अ प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट टू एन एनपीओ। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 5 लाख का डोनेशन दूंगा। अ प्लेज टू प्रॉमिस कंट्रीब्यूटेड कैश, या मैं आपकी एनपीओ को 4 एम्बुलेंसेज डोनेट करूंगा, अदर एसेट ऐलान कर दिया, ठीक है।
Similar to any other contribution receivable, an uncollected pledge would only be recorded if it meets the above recording criteria. There is reasonable assurance that NPO will comply with conditions अगर कोई साथ अटैच हैं, और contribution is not dependent on any contingent event outside NPO's control. Important है ये सारा ही रिसीवेबल वाला इंपॉर्टेंट, इससे MCQs बन सकते हैं और कुछ नहीं, MCQs बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर उसने जनरल बात की, कोई भी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। प्लेज और बिक्वेस्ट में क्या फर्क है? प्लेज तो वादा है, बंदे ने खुद किया, बिक्वेस्ट होता है वसीयत, ठीक है ना जी, वसीयत। प्लेज की तरह अंग्रेजी गूगल करके देखें, वादा ही होनी चाहिए, हैं, वादे को ही कहते हैं जी, बच्चे कह रहे हैं जी वादे को कहते हैं, जान छड्डो सही बस। अ प्लेज इज अ प्लेज, वादा, इस पे पकड़ है, पूरा ना करो तो पकड़ है, सर पूरा करने पकड़ है, और नहीं पूरा ना करो तो पकड़ है, ठीक है। और बिक्वेस्ट क्या है? वसीयत, ठीक है जी। तो वादा कब रिकॉर्ड कर लो, वादा कब ऊपर जनरल बात थी, कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल तब रिकॉर्ड करो जब आपको रीजनेबल एस्टीमेट लगा सको, उसका रीजनेबल एस्टीमेट और रीजनेबल एश्योरेंस उसके के मिल जाएगा। अब प्लेज जरा स्पेसिफिक उसने किया, प्लेज जो आपको मतलब प्रॉमिस किया जाता है, मैं वादा करता हूं आपके साथ मैं ये ताउन करूंगा, इसको कब रिकॉर्ड करना है? वो कहता है इसको सिर्फ तब रिकॉर्ड करोगे अगर ये दोनों बातें पूरी हैं। यानी पहले उसने वही बात की कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस भी हो कि वो मिल जाएगा और रिलायबल एस्टीमेट भी हो। उसके बाद प्लेज के अंदर दो और शर्तें लगाई। अगर को उस बंदे ने भी साथ में कंडीशन लगाई है, मैं वादा करता हूं आपको मैं 4 एम्बुलेंसेज लेके दूंगा, मेरा वादा है आपसे, लेकिन आपको हॉस्पिटल जो है उसकी एक ब्रांच हमारे चक में भी खोलनी पड़ेगी। चक, आपको क्या पता चक क्या होता है? ऐ चक होना, अच्छा। तो एक वैसी हमने कोई कंडीशन लगा दी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस भी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जाके एक ब्रांच ओपन करेंगे, एक डिस्पेंसरी बनाएंगे, ठीक है। अपने इलाके को डिस्पेंसरी देने के लिए आपने उनको कहा है कि जी आप आएँ, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, सारा कुछ है, आप यहाँ पे आके हफ्ते में 1-2 दिन आपके डॉक्टर्स भी आया करें, डिस्पेंसर एक बिठा दें यहाँ पे, आप ये करें हमारे लिए, हम आपके लिए ये करेंगे। तो एनपीओ फिर रीजनेबल एश्योरेंस हो कि एनपीओ ये काम ये कर सकती है। और आखिरी बात कि किसी और कंटिंजेंट इवेंट पे ये नहीं, और अगर कोरोना पे काबू आ गया तो फिर ये बीच में ये शर्त भी है, आप आके डिस्पेंसरी भी खोलें, और अगर इस साल जो है वो मिसाल के तौर पे ये निमोनिया के मरीज जो है वो कम हो गए, भाई वो हमारे बस में नहीं है, हमारा काम है, आएंगे हम आके खिदमत करेंगे, अब ये हमारे बस से बाहर की बातें तो ना करो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। प्लेज के लिए क्या ज़रूरी है जी? 4 चीज़ें। पहली चीज़ ये क्राइटेरिया मीट हो, पहली चीज़ ऊपर वाला क्राइटेरिया मीट करवाना है। दूसरी चीज़ कोई कंडीशन अटैच है तो उम्मीद है कि आप पूरी करोगे। और तीसरी चीज़ को हमारे बस से बाहर किसी बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो कंट्रीब्यूशन, वो प्लेज, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो रिसीवेबल के तौर पे, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो ठीक है। अच्छा, और बिक्वेस्ट के बारे में कहता है, bequests are often subject to considerable uncertainty surrounding both the timing of receipt मरेगा तो आएंगे and amount that will actually be received, पता नहीं कितना छोड़ेंगे वारसीन, कुछ देंगे भी या नहीं, वसीयत पे अमल करेंगे भी या नहीं। असूल यही है, हुक्म यही है शरीयत का हमें कि मरने वाले की वसीयत के ऊपर अमल करो, लेकिन एक हद तक होता है, जैसे विरासत की चीज़ें हैं वो विरासत भी होती हैं, उसके ऊपर वाली चीज़ों में वसीयत को ख्याल रखना होता है वगैरह वगैरह, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके ऊपर, तो मुफ्तियान कराम से पूछना पड़ेगा। तो वो जब हमें मुफ्तियान कराम से पूछना पड़ रहा है तो आप खुद सोचें कि इसके अंदर कितने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। पहली बात तो ये है, जिसने वसीयत की है वो जब मरेगा तब आपकी एनपीओ को ये पैसे मिलेंगे, फिर जब मरेगा तो कितने मिलेंगे पता नहीं, तब तक उसके पास ये बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। तो वसीयत तो यही है ना, मेरे पास जो पैसा पड़ा होगा उसका इतना आप इधर दे देना। अब हो सकता है वो एंड पे बेचारा बीमार हो, पैसा उधर ही लग गया, उसके पल्ले कुछ ना बचा हो, तो मरने के बाद क्या मिलेगा एनपीओ को। तो वो यही कह रहे हैं कि बिक्वेस्ट्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बोथ द टाइमिंग ऑफ रिसीट एंड द अमाउंट दैट विल एक्चुअली बी रिसीव्ड। इन मैनी केसेज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड बिक्वेस्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज, फौत हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो फिर लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर सबसे पहले सवाल में आया था, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, वो सही है। तो इन मैनी केसेस
ये भी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, लेकिन इनको भी आपने देख लो, इधर मैं फिर वही लिख रहा हूँ, रीड ओनली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सही है, मतलब कुछ भी अब याद हो तो क्या, और कैसे याद करना है, जब भी आपने रिवीजन करनी है आपने ये सफ़ा सामने खोलना है, आपको ये नज़र आ जाएगा, बस उसको आपने पढ़ लिया तो ये रिवीजन होगी, ठीक है, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें जी? अंडर डेफरल मेथड हमारे एक ही है, कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड इनकम आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन कब रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड एज, कहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन की क्या एंट्री की थी? पैसे आए थे, एंडोमेंट फंड में डालने हैं जी, कैश डेबिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, तो इसका मतलब डायरेक्ट इधर आ गया। और एंडोमेंट फंड कहाँ पड़ा होता था? जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, ऐसे ही है ना। अब वो कह रहा है कि इसको डायरेक्ट कहाँ फेंका करो, हमने यहीं पे तो फेंका था इसको, यहाँ पे, कि जो भी एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है उसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसिड्स। अब ये लफ्ज नेट एसिड्स जो बोलता है उसका मतलब क्या होता है? फंड्स, उसका मतलब फंड्स ही होता है, फंड्स ही को हमने स्टेटमेंट नेट एसिड्स भी शो किया था, नाम इसका यही था ना, वहां से याद रखना है, ठीक है। एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू में नहीं आने देना। रेवेन्यू क्या है? इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर वाली इनकम उधर नहीं लाना, डायरेक्ट एंडोमेंट फंड में डालो। दिस इज बिकॉज एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन विल नेवर बी अवेलेबल टू मीट द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको वैसे ही पता है, याद नहीं करना, रीड ओनली है, अभी तक रीड ओनली चल रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई तो बता दूंगा। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, यार ये तो टेबल बनाया हुआ है मैंने, ऐसे ना करो, बस इसमें एक एंडोमेंट को ही डालना है मेरे ख्याल से। कहाँ गया वो, कहाँ बनाया था ये, कुछ याद है? सवाल के साथ जा बनाया था मुझे लगता है मैंने ना, यहीं बनाया होता तो मुझे याद पड़ रहा है कि ऐसा कुछ किया था हमने। PSC के साथ है तो इतना पढ़ दिया हमने है, मैं साथ साथ और भी देखता जा रहा हूँ, कोई और काम की चीज़ आ जाए, वो तो मैं जा रहा हूँ आगे तो नहीं निकल गया, पेज 9 आगे निकल गया। ये मेरे साथ खूब धोखे करता है, जो जगह आई तो वहाँ छुपा के गुजार दिया उसने, अब फिर पीछे चला गया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਓ? ये चलो पाए ना, चलिए फिर जिधर जिधर तुसी हैगे हो। अब ये मज़े की बात है कि ये वहाँ पहुँचता है या नहीं पहुँचता। कौन सा सफ़ा है जी वैसे जिस पे हम इस वक्त हैं? 850। हो गया हो गया हो गया, नहीं बहुत ही दूर है वैसे, है ना। चलो जी इत्थों ही पढ़ लो, मैं तो कहना। हाँ तो होर क्या, मुझे लब भी नहीं रहा अब, और सारी मेहनत ज़ाया हो जानी। उस्ताद इंज ना करो, तुसी तानू मजाक सूझ रहा है, मजाक करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो हैं। लब गया, लब गया, यहाँ से पढ़ लो। इतों पढ़ने की तकलीफ होती है तानू? ये तो मैंने वो कैश लो के ओपन किए हुए थे, कैश लो, रेशोज, NPO सारे करवा के घर भेजूंगा इंशाल्लाह। कैश लो है, IS 7 कैश लो ही है। तुसी की समझ के आपको नवा स्टैंडर्ड होने लगा है? ओ बेचारे फंस गए तुम लोग। अच्छा बच्चों, पेज नंबर बताओ मुझे, कहाँ थे हम? ये हमने पढ़ा था जी कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन, कोई फंडिंग आए फॉर पास्ट या करंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अगर फॉर फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड आए या फॉर डेप्चेबल एसेट आए तो
डेफर्ड लाइबिलिटी बना लेना उसको, डेफर्ड इनकम, ठीक है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकम में फेंकते जाना। और अगर फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो, हालांकि ये किसी ने लैंड दिया आपको, लेकिन अगर ये लैंड है कंट्रीब्यूशन एज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ही कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिल गया है, तो उसको डायरेक्ट कहाँ ले जाओ, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स। मतलब जहाँ पे हमारे कॉलम्स नहीं बनते होते थे, क्या नाम है उनका, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, वो यंग टैलेंट फंड, फ्रेंचाइज फंड, वहाँ पर बिल्डिंग फंड या लैंड कर देंगे उसके, कुछ भी लिख लें, बहरहाल इसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स के तौर पे लिखना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ये मैंने सिखाया था और इसमें मैंने कहा था कि अगर लोन रीपेमेंट हो जाए, पैसे देने की बजाय कोई बंदा लोन रीपे कर दे हमारा, या पैसे देकर हमारा लोन रीपे करवा दे, तो बात वहीं पे आ जाती है दोबारा। बस मैंने क्या कहा था, कैश डेबिट नहीं हुआ, लोन पेएबल हमारा डेबिट हो गया, बस ये चेंज किया था, ये चेंज किया था, बाकी सब का सब सेम, ठीक है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन लिया हुआ था आपने, वो रीपे हो गया, तो अब वो लोन तो रीपे हो गया ना, ठीक है। तो लोन डेबिट हो गया और क्रेडिट कहाँ करना है, इस लैंड को स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स में, बाकी तो आसान था, ठीक है। अब ये बातें कुछ यहाँ पर लिखी हुई, तस्वीर खींचनी थी, अब बाद में खींच लेना, मुझसे ले लेना। एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो सीधा सीधा हो गया। Restricted contribution for expenses of current period, record as revenue in current period. Restricted contribution for expense of future periods, deferred and record as revenue in same period as the income expense are recorded. When the only restriction on a contribution is that it cannot be used until a particular future period, the total amount of contribution would be recorded as revenue in the future period whether or not it has been spent. ये बात वो जो पहली एग्जांपल नहीं पढ़ के आए शुरू में, उसने कहा था कि 2 साल, अगले 2 साल बाद, ऐसी मिसाल के आज को बंदा पैसे दे और कहे कि जी ये 5 साल बाद आपने इस्तेमाल करना है। अब 5 साल तक वो रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, 5वें साल भी हमने इस्तेमाल नहीं भी किया ना, तो आप इनकम बना लो, वो ये कह रहे हैं, सादा सी बात है। फिर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, डेप्रिशिएबल होंगे तो इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल डेफर्ड एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू ऑन द सेम बेसिस एज डेप्शन ऑफ रिलेटेड एसेट, और इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, ठीक है। अब ये सारी बातें इधर देखो, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट इन केस ऑफ डेट इज इनकम, वही वाली कहानी सारी का, इन केस ऑफ डेट इनकम, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको यहां से पढ़े ही ना। अनरिस्ट्रिक्टेड कहां ले जाओ, अनरिस्ट्रिक्टेड कहां ले जाओ, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड, और आगे क्या लिखता है, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आउटसाइड नेट एसेट्स एज लायबिलिटी। ये सारी बातें आपको सिखाई हुई थी। तो इस सारे टेबल की जगह पे मैं तो कहूंगा कि आपने मतलब यूं कर लें, सिर्फ ये क्यों काटना, यहां से अब क्या पढ़ना, इसको यहां से काटें, इसको यहां से काट दें, और इसकी जगह पे आपने लिख देना है टेबल, टेबल इन लेक्चर कौन से में बनाया था, 10, टेबल इन 105। ये किसी ने अभी तक नई तस्वीर खींची थी तो अब खींच लें, क्योंकि अब पता लग गया उनको कि ये इजी वे है, इससे डबल एंट्री भी समझ आ रही है, नज़र आ रही है, और वो 2 सफ़ों का खुलासा है। मुकाओ मुकाओ, हाँ बताऊंगा कल, अभी तो मैंने खुद बैठ के उसको देखना है तसल्ली से। बेटा कैसे करवा दूँ, मेरे को कैसेट तो है नहीं कि चला लेनी है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसे पढ़ाऊँगा, क्या चीज़ रहती है क्या नहीं रहती है, और फिर कल की तैयारी के लिए आज का टाइम भी ज़रूरी है। मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को एक दिन के अंदर नहीं, 1 मिनट के अंदर फ्री कर दूं, यकीन करें, पर नाइंसाफ़ी से नहीं किया जा सकता। जो पॉसिबल एफर्ट है मैं ज़रूर करूंगा। 2 दिन में माजरत चाह रहा हूं आपसे, एक दिन मैंने छुट्टी ली थी आपसे कि एक शादी पे जाना है, वो शाम की छुट्टी से ली थी कि कल आके तबागियाँ फेर दूंगा, लेकिन फिर वो अल्लाह का प्लानर ऊपर बैठा हुआ, अल्लाह का भी अपना फ़ैसला होता है। कल मुझे वो ताया के इंतकाल की वजह से जाना पड़ गया, तो आपकी कल की छुट्टी 2 हो गई। अब ये 2 दिन अब मुझे माफ़ कर दो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ये 2 दिन की कमी, आप कौन सी क्लासेस तो चल ही रही थी आपकी, ठीक है। तो खैर अभी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के कल हो जाए, लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि बस ठीक है गया तो गया। आज मैक्सिमम स्ट्रेच आपका करवाऊँगा और अपना भी, मगरिब तक मेरा जहन बन रहा है, उसके बाद इसलिए बस करना ज़रूरी है, घर जावांगे तो अगली तैयारी करांगा। लेकिन फिर इस तरह कर लेते हैं, कल पे भी ऐसे ही रख लेते हैं और परसों का दिन प्रोविजनल में रख लेता हूँ, थोड़ा सा लेट करके उसमें कर लेंगे फिर, ताकि थोड़ा सा मुझे तसल्ली हो जाए कि टाइम है मेरे पास। चुप करके एग्जांपल्स के बारे में बताओ, ये आती हैं
इसमें कोई मसला आया हो? जितने बच्चों ने किया था इन एग्जाम्पल्स को प्लीज़ बता दें। नहीं किया जी बेटा, आपने किया था इन एग्जाम्पल्स को? नहीं मसला आया जी। इधर से इनमें होना नहीं चाहिए वैसे मसला, बातें हमने इससे ज़्यादा आसान मुश्किल कर ली हैं तो आसान बात थी, लेकिन इनको करना है। ये मैं होमवर्क इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार आपने करके देख लेनी है, वरना इंतज़ामिया ज़िम्मेदार। आई कैप की बुक की एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से अक्सर MCQs वगैरह बने होते हैं, तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं है। समझाया हुआ सब है, इधर पढ़ाना शायद टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। स्पेसिफिक फंड क्रिएट हो रहे हैं, सारी बातें प्रैक्टिकली करके दिखाई हुई हैं आपको सवालों के अंदर। तरतीब आपको पता है, मेरी थ्योरी पढ़ाने की ज़रा उलट ही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, चार्जिंग तो चल रही है ना? यस। अब जी मेंबरशिप फ़ी और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा मैं, ये पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। इसका तो लेवल ही कोई है, जो लेवल की हमने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। बहरहाल एक बार तो पढ़ाऊंगा सिर्फ ये वाली जगह, मुझे तसल्ली होगी ज़रा। मुझे यार कोई ऐसी बात ना रह जाए यार, देख लो सारा सेशन मेहनत की हुई है, एंड पे आके आप लोग मेरे साथ ऐसे ना करो सर आज ख़त्म कर दें कल कर दें। मुझे तसल्ली हो जाएगी तो मैं रिलैक्स रहूँगा, वरना पेपर के आने तक मुझे ये रहेगा पता नहीं क्या करवाया और क्या आना है। तो एक बार मेरी तसल्ली हो जाएगी तो रहना तो फिर भी टेंशन सी होता है, 1.5 महीना बंदे ने पता नहीं की होएगा। मैनी NPOs, लेकिन अल्लाह को बंदा ये तो कह सकता है मेरे पास में ऐसा कर दिया है। मैनी NPOs रिसीव मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन दैट एंटाइटल्स द मेंबर्स ऑफ, छुट्टी फिर भी तो करनी हो तो ही करनी। NPOs, many NPOs receive membership fee subscription that entitles the members of NPO to receive to services provided by NPO at each year end, यानी फी फॉर सर्विस की तरह से ही होता है ये भी। अक्सर मैंने कहा था ना, कभी कभी सब्सक्रिप्शन भी कवर कर लेती है सर्विसेज को, तो ये दोनों अलग अलग भी आ सकती है, इकट्ठी भी आ सकती है। At each year end, there will usually be some members who have paid their subscription in advance and some who are in arrear. These are both included as balance brought down and carried down. यार क्या कह रहे हो? कैश रिसीव्ड इन क्रेडिट टू, यार ठीक है समझ आ गई हमें। ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, इधर रिसीवेबल इधर एडवांस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है तो कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट और इनकम एक्सपेंडिचर फिगर इधर आती है, तो हमें पता है। तो ये एग्जांपल्स कौन करेगा? अच्छा, और एक और बात, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये जिस लेवल की ये एग्जांपल है, NPO से MCQs आए तो ये वाले आते हैं, आप उठा के देख लें। अभी MCQs जाके देखेंगे, ये वाले भी MCQs सारे ही आपको होमवर्क देने हैं। मैं कड़ा कराने लगा। अब एक्रूवल में 3 दिन लगा के, उसके बाद यहाँ बेसिक NPO स्टार्ट वाली के अंदर 2-3 सवाल करवा के, अब मैं तो नहीं करवाऊंगा, मैं तो इससे कई आगे लेवल की सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स करवा चुका हूँ आपको, लेकिन तसल्ली आपने करनी है। पर्चे में ये वाली आनी है जो छोड़नी है आपने। अच्छा, ये एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ लें, पता नहीं। The exam questions often include write-off of subscription from members who have stopped attending the club. Bad debt written off. The bad debt expense is charged and expense in income of in statement of income and expenditure and also included in subscription account to determine correct amount of. और यार पता है एंट्री करते थे ना, वो हमने किया था एक्सपेंस बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। और मैंने कहा था अगर सवाल में प्रोविजन भी हो तो प्रोविजन का लेजर बना लेना और ये एंट्री करना प्रोविजन डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, और वहां से बैलेंस निकाल लेना जैसे सिखाया हुआ, ठीक है। तो फिर यहां पर बैड डेट आ जाएगा बस, और क्या, ठीक है, आ रहा है ना बैड डेट। उसके बाद ज्वाइनिंग फी एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप, फॉलोइंग मेंबरशिप फीस माइट बी रिकॉर्डेड। कितने रहते हैं इसके बाद सफ़े थेरी के, मैं बताऊं कहां तक जाना है? मैं एक मिनट मैं बताता हूं कहां तक जाना है, मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये मैं नहीं करवा रहा, ये मैंने बनवा दिया है। एक नज़र आप वैसे ही तसल्ली के लिए किसी वक्त भी देख लेना, लेकिन रिवीजन में दोबारा कभी भी नहीं देखना। फिर ये सिर्फ सिर्फ एक दफ़ा इस तरह से देखना है कि दोबारा आज कल में बस किसी भी वक्त, ठीक है। इससे ऊपर तक मैंने आना, यहाँ तक आना है। कुछ चीज़ें तेज़ी में गुजरेंगी जो पढ़ी हुई होंगी, और कुछ चीज़ें रीड ऑनली वाली और कुछ चीज़ें निशान लगवाने वाली, ठीक है ना। जहाँ तक पहुँचना है हिम्मत करके, बस कोई नहीं, काम हो गया ख़त्म जी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। असल में ना चीज़ें की हुई हैं, तसल्ली है, तसल्ली आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी तो तसल्ली है कि मैंने सारा कुछ करवा दिया है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड अगर ये बात रही ना कि यार कुछ नहीं देखा हमने चैप्टर में, तो हो सकता है कुछ उसमें से आ जाए। अब पर्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ थोड़ा मोड़ के बोल देगा, आप कहोगे ये वहीं से आई होनी है जो हमने पढ़ा नहीं था।
मैं इसलिए सारा गो थ्रू करवा रहा हूं कि भाई अगर वीकनेस है तो वो पेपर के अंदर सवाल की मुश्किल होगी, सवाल के अंदर वो सबके लिए मुश्किल होगी, या फिर ताड़ी को विटामिन जी या कैल्शियम की कमजोरी है, उसको वहां बैठ के समझ के जो आए कर दो। ये ना बैक ऑफ द माइंड में रहे भाई ये चीज तो वहां जो छोड़ी थी ना उसमें से ही होगी, हमें आती नहीं है, ये नहीं हो। आपको पता हो कि यार जो हमारे लिए ये सिचुएशन है सबके लिए यही सिचुएशन है इस वक्त, सारे ऐसे बैठे होंगे, आए कि अपनी किताब में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, अगर कोई ऐसी चीज आई भी है तो वो फिर कहीं और से ही आई है, तो सबके लिए ऐसे ही है। चलो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर कुछ कर देते हैं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ हमारा भी हो ही जाएगा। ओके, देख रहे हो आप सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब इवन ऐसे हंसी आती है, मैं आगे निकल आया, मैंने रीड ओनली भी नहीं लिखा इस पर, एक बार रीड ओनली है बस, जो ये था ठीक है ना, ये क्यों होमवर्क लिखा है मैंने, बस रीड ओनली भी छोड़ो, रीड ओनली भी नहीं है ये, इसको रीड ओनली करके क्या करना है, काम की चीज़ होगी तो बता दूंगा, और अगर आपको लगे कि रीड ओनली है तो आप लिख लो। The following membership fee might be recorded over several years during which the NPO is expected to provide services to the respective members. Joining fee, sum of money that paid by member in order to become a member, lifetime membership fee. अच्छा, वो ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग फी के बारे में भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। ज्वाइनिंग फी क्या है, जब आप मेंबरशिप लेने जाओ तो इकट्ठे पैसे लेते हैं। अब उन्होंने मेंबरशिप आपको दे दी लाइफ टाइम, पैसे ये एक बार लिए हैं, उसके बाद तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आ रही होगी, ज्वाइनिंग फी तो एक बार थी ना, तो जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप एक बार लेके चुप कर गए, वही ज्वाइनिंग फीस भी का भी ट्रीटमेंट वैसा हो सकता है। मुझे तो इस जुमला के पढ़ने से ये समझ आई, आगे मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा, लेकिन इस जुमले को पढ़ के मुझे यही समझ आई है कि हो सकता है कि कभी सवाल के अंदर आपको इस अटेम्प्ट के अंदर वो यूं कह दे ज्वाइनिंग फी हमने रिसीव की है इकट्ठी और हमने 10 साल में उसको इनकम बनाना है, तो कोई मसला नहीं है। जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड था वैसे ही ये ज्वाइनिंग फी, इसको भी लाइबिलिटी बना लोगे जब रिसीव करोगे। वो कहता है 10 साल पे तो डिवाइड बाय 10, तो लाइबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, डेफर्ड मेंबरशिप डेबिट, मेंबरशिप इनकम क्रेडिट, ऐसे करते जाना, ठीक है। गालिबन वो यही बात कर रहा है, पढ़ के देखते हैं। द फॉलोइंग मेंबरशिप फी माइट बी रिकॉर्डेड ओवर द सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग विच एनपीओ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द रिस्पेक्टिव मेंबर्स। ज्वाइनिंग फी क्या होती है, सम ऑफ मनी दैट पेड बाय मेंबर इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीओ, या लाइफ टाइम मेंबरशिप फी once in a life lump sum amount paid by member in lieu of periodic regular subscription to NPO। ये ज्वाइनिंग के लिए इकट्ठे आज ही पैसे देगा, सारी जिंदगी मेंबरशिप मिलेगी, ये हर साल सब्सक्रिप्शन देने की बजाय इन ल्यू ऑफ उसकी जगह पे इकट्ठे लंप सम पे कर देता है, ठीक है। हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस, वो क्या कहता है, ये माइट बी रिकॉर्डेड ओवर सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग विच एनपीओ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू रिस्पेक्टिव मेंबर्स। तो कहता है कि वो उसको कुछ सालों में फैला देंगे। अब वो सवाल में बेसिस आपको बताएगा, जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला सवाल किया आपने, अब मैं पहले ये पढ़ा रहा था तो मुझे मसला होता, आप सवाल में देख के आए प्रैक्टिकली कि क्या होता है। वो कहेगा जी ये मेंबरशिप रिसीव हुई है लाइफ टाइम और वो 10 साल पर हमने इनकम बनानी है, ऐसे ही वो मेंबरशिप के बारे में कह दे 5 साल के ऊपर इनकम बनानी, बना दो, मसला क्या है। जब आए रिसीव डेबिट करो कैश को, क्रेडिट कर दो लाइबिलिटी को, और फिर 5 साल में इनकम बना लो, करंट नॉन करंट अलग कर लो, सही है। However, in some circumstances, it may be appropriate to record joining fee or entrance fee in the year in which those fees become due. Normally हम करते भी ऐसा ही आए सवालों में, और सवाल में भी वो ऐसे ही करवाएगा कि ज्वाइनिंग फी, एंट्रेंस फी नॉर्मली जिस साल में आती है उसमें इनकम बनाते हैं। Therefore, recognition of such fee involves a considerable degree of judgment on the part of NPO। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। मुल्तान बुक रीडिंग क्लब होमवर्क है आपका। मैं क्यों करवाऊं? फी फॉर सर्विस एंड और कंट्रीब्यूशन, ये कहां से आ गया? अच्छा, ये इसी में ही लिख रहा है, अच्छा ये उसी के अंदर ही फिर लिखवाई जा रहा है, ये डेपिटिशन है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ लूँ जरा एक बार। मेंबरशिप फी आर कंसिडर्ड फीस फॉर सर्विस व्हेन मेंबर रिसीव सर्विस हैविंग अ वैल्यू कमेंसरेट विद फीस पेड। इन अदर केसेस मेंबरशिप फी मे बी इन सब्सटेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। एनी एन एनपीओ वुड डिसाइड वेदर इट्स सब्सक्रिप्शन and our contribution or fee receive as account for them accordingly। अच्छा यार सादा सी बात है, यहीं से पढ़ लो, मैं क्या फिर समझाऊं पहले। कहता है मेंबरशिप फी आर कंसिडर्ड फीस फॉर सर्विसेज व्हेन मेंबर्स रिसीव सर्विसेज हैविंग अ वैल्यू कमेंसरेट विद फीस पेड। इन अदर केसेज मेंबरशिप फी मे बी इन सब्सटेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। कभी कभी एनपीओ कहते हैं ना जी आप मेंबरशिप फी पे करें, ठीक है, हमारे लिए डोनेशन ही हो जाएगा, आप मेंबरशिप ले रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं भाई मेंबरशिप फी पे करें, आपको इसी के अंदर ही सर्विसेज भी मिलेंगी ये। तो वो यही कह रहा था पिछली लाइन में, ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इसको जजमेंट बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो जब आपको मेंबरशिप फी, ये जो मेंबरशिप फी रिसीव हुई है, तो आपको ज़रा जजमेंट लगानी पड़ेगी कि आप
क्या सिर्फ इसको एज अ कंट्रीब्यूशन डोनेशन ले रहे हो या आप इसके अगेंस्ट सर्विस भी दोगे? अगर कंट्रीब्यूशन ले रहे हो तो डोनेशन है, और अगर नहीं ले रहे तो फी फॉर सर्विस है। इतनी सी गल है, ठीक है ना? तो इसको पढ़ लिया, आगे ही पढ़ लें एक बार, फिर पढ़ के फिर काटते हैं, ठीक है? इन अदर केसेस मेंबरशिप, अच्छा, एन एनपीओ वुड डिसाइड वेदर इट्स मेंबरशिप फी आर कंट्रीब्यूशन और फीस फॉर सर्विस। ये जुमला ऐसे पढ़ा है तो समझ आया, वरना सीधा पढ़ो तो क्या होगा? एनपीओ वुड डिसाइड वेदर इट्स मेंबरशिप आर कंट्रीब्यूशन और फीस फॉर सर्विसेज एंड अकाउंट फॉर देम। नहीं, अब मैंने तोड़ के पढ़ा, समझ आ गई क्या? एनपीओ वुड डिसाइड whether its membership fee are contributions or fee for service and account for them accordingly on a consistent basis. Some membership fee have a characteristic of both fees for service and contribution. कभी कभी ये दोनों इकट्ठे भी हो जाते हैं. Such fees would be divided into portion that relate to fee. वो कहता है कि जी सादा बात है, अगर 100 रुपये मेंबरशिप फी ली है और हम कह रहे हैं जी इसमें से 60 रुपये तो हमारे तरफ कंट्रीब्यूशन आ गया, आप एनपीओ के मेंबर बने, 40 रुपये की आपको सर्विसेज देंगे, तो टूट गया. तो सवाल में तोड़ देगा तो तोड़ देंगे. वंस रीड ओनली था, मैं इसको कोई निशान विशान नहीं लगा रहा. आपने मेरे साथ पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन ये ज़रूर कर लेना. ये किसी बच्चे ने की हो और मसला आया हो, इसमें हो सकता है कोई हो मसला. कितने बच्चों ने किया था इस एग्जाम्पल को? एक. बच्चे कटते जा रहे हैं, 2 3 4. कोई मसला आया था इसमें? पक्की बात है. मैंने वैसे ही कहा था, मैंने कहा हो सकता है ज़रा अटेंटिव होकर बैठ जाए, पता लग जाए. आप लोग पक्का ही हो, इसका मतलब पढ़ के आए हो सचमुच, ठीक है? इसमें कोई मसला है नहीं, लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ है. इनको जो भी एमसीक्यू आएगा इन्हें पता है कि इन्होंने खुद सोच के करना है, वो इनमें से कहीं से नहीं आ गया. इनको कॉन्फिडेंस होगा, आपको नहीं होगा. आपको कि हो सकता है यार वहाँ जो छोड़ा था उसी में से हो, काश में ना छोड़ता, उस वक्त सर की बात मान लेता और पढ़ लेता. आइए देना देखना पड़ते. सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना, दसो यार है कोई गल करना दी? गवर्नमेंट फंडिंग जी हो गए इतनी जल्दी? वैसे मैंने तो सोचा था, सही बताऊं, मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ये एनपीओ की थ्योरी, और फिर चलो अब ये बस गवर्नमेंट फंडिंग पढ़ के फिर ब्रेक, बल्कि क्लोज हो गया टाइम, ठीक है? पार्ट 1 क्लोज करें, जुमे के फौरन बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 शुरू करते हैं. अल्लाह हाफिज़.